हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस लॉजिकल। तो आज 29 जून 2024 दिन शनिवार के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के मैं आपके सामने इस वीडियो में आ गया हूं। आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं डेली के डेली और पीडीएफ को रिवाइज करते हैं तो और किसी भी सोर्स पे आपको रिलाय करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए भाई शुरू करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जहां से आपको पीडीएफ मिलती है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। डेली के डेली पीडीएफ को डाउनलोड करिए, उसको रिवाइज करिए। उसके अलावा हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। तो दोस्तों, आज 29 जून को दो इंपॉर्टेंट डेज हम लोग मना रहे हैं, जिसमें से पहला है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स आपको पता है कि ये हमारी धरती है, ठीक है। धरती के बीच में क्या है, हमारा इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये जो एरिया है ये पूरा ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये दोनों ट्रॉपिक्स हैं और इसके बीच के इस पूरे एरिया को हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। अब ये ट्रॉपिकल एरिया दोस्तों क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। चाहे जानवरों की डाइवर्सिटी हो, चाहे एनिमल डाइवर्सिटी हो, चाहे प्लांट डाइवर्सिटी हो, दोनों ही बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है, ठीक है। इक्वेटर के आसपास के एरिया में रेनफॉल ज्यादा होती है। टेम्परेचर हमेशा हाई या फिर मॉडरेट रहता है, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर नहीं होता है। आपको पता है कि जो आपके पोल्स वाले एरिया हैं या फिर बहुत ठंडी जगहें हैं, वहां पे डाइवर्सिटी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा कम है कि वो किसी भी लाइफ फॉर्म को सस्टेन करने के लिए मुश्किल है। तो टेम्परेचर जब मॉडरेट रहता है, रेनफॉल एडिकेट रहती है, तब वहां पे डाइवर्सिटी हमारी ठीक ठाक रहती है। वही हाल ट्रॉपिक्स का है, ठीक है। अब इसी वजह से हम इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स बनाते हैं, ताकि हम इस ज्योग्राफिकल एरिया की सिग्निफिकेंस को पहचाने, जो कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे 40%, ये सिर्फ और सिर्फ 40% एरिया कवर करता है वर्ल्ड का, पूरे अर्थ के सरफेस का, लेकिन 80% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आपकी यहीं से आती है। अच्छा, सिर्फ बायोडाइवर्सिटी की बात भी नहीं है, बहुत सारे ट्राइबल लोगों का घर भी इसी ट्रॉपिकल एरियाज में पड़ता है। यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी के मामले में, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के मामले में, वेरियस लैंग्वेजेस, वेरियस कल्चर्स, इन सबका हब है आपका ट्रॉपिक्स के बीच का एरिया, ठीक है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, कहीं ना कहीं उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हम ये इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स बनाते हैं 29 जून को। अच्छा, अब इस पे खतरा क्यों है, क्यों हमें जरूरत पड़ गई? इतनी तेजी से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, एग्रीकल्चर पर्पस के जंगलों को साफ किया जा रहा है। इन्हीं सब कारणों से हम क्या कर रहे हैं, इस दिन को मना रहे हैं, ताकि हम जागरूकता फैला सके लोगों के बीच में कि हमें भैया इस एरिया को बचा करके रखना है। बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई तो एक छोटा सा दिन और देख लीजिए, आज इंटरनेशनल फिशरमैन डे भी है, ठीक है। मछुआरों का दिन भी है आज। अब ये भी हमारे एक तरीके से लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब जो आप में से जो लोग प्लेन एरिया में या हिली एरिया में रहते होंगे, उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं पता होगी, बट जो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग हैं, जहां पे प्लेन्स के कंपैरिजन में एग्रीकल्चर कम हो पाता है, वहां पे ये मछुआरे फूड चेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जो कोस्टल एरियाज है वहां पे ये फिश पकड़ करके बहुत सारे लोगों की फूड चेन मेंटेन करते हैं, पेट भरने का काम करते हैं, ठीक है। और बहुत मेहनत का काम होता है फिशरमैन का भी एक तरीके से। तो इसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए पूरी दुनिया में हम इंटरनेशनल फिशरमैन्स डे मनाते हैं। कब? आपका 29 जून को ही। इससे ज्यादा आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, थीम दोनों ही दिनों की नहीं है, ठीक है। 2024 के लिए दोनों ही दिनों की कहीं पे भी थीम नहीं दी हुई है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है फिर, जब है नहीं तो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हमारे द हिंदू के आज फ्रंट पेज पे क्या आया है दोस्तों? कैनोपी कोलैप्स एट दिल्ली एयरपोर्ट लीव्स वन डेड। पहली बारिश हुई है, ठीक है, पहली बारिश हुई है और दिल्ली एयरपोर्ट की छत नीचे आ गई है। 4-5 गाड़ियां उसमें एक तरीके से डैमेज हो गई हैं। एक कैब ड्राइवर की बेचारे की डेथ भी हो गई है। इसको लेकर के बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट कोई छोटा मोटा एयरपोर्ट नहीं है दोस्तों। ये भाई न्यू दिल्ली हमारी कैपिटल है, इंडिया की कैपिटल है, और इंडिया की कैपिटल का जो एयरपोर्ट है, यानी कि वहां पे पूरी दुनिया से फुटफॉल हो रहा है, ठीक है। और वहां का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का है तो बाकी एयरपोर्ट्स में तो मतलब फिर भगवानी मालिक है एक तरीके से। तो इस वजह से बहुत ज्यादा इसको लेकर के अपोजिशन ने भी सवाल खड़े किए हैं। अच्छा, आपको पता होगा कि बहुत पिछले कुछ समय में एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन का दौर चला है, ठीक है। इसी सिलसिले में अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट को भी देखोगे तो इसकी 64% ओनरशिप आपकी जीएमआर ग्रुप के पास है, ठीक है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है ये, इंडिया की ही, इनके पास 64% ओनरशिप है। नंबर 2 पे जो हाईएस्ट ओनर है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, 26% के आसपास इनका शेयर है दिल्ली के एयरपोर्ट में। उसके बाद फ्रैंकफर्ट एजी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट सर्विसेज वर्ल्ड वाइड 10%,
ये लोग होल्ड करते हैं कहीं ना कहीं। मतलब देखिए कि प्राइवेट हाथों में एयरपोर्ट है। अब प्राइवेट हाथों में जब एयरपोर्ट होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकारी हाथों में बहुत ज्यादा वेल मेंटेन्ड होता है, ठीक है। सरकार का काम है नेग्लिजेंस, प्राइवेट लोगों का काम है पैसा कमाना। तो इनका सोल पर्पस है कि भैया हम सर्विसेज जो दे रहे हैं उससे हम कैसे अपने लिए ज्यादा पैसा कमा सकें, ठीक है। और कहीं ना कहीं सरकारों के ऊपर से बोझ भी कम हो जाता है, क्योंकि सरकार एक तरीके से डील साइन करती है कि भैया आप हमको सरकारी खजाने में हर साल अपने रेवेन्यू का इतना % दोगे, बाकी आप एयरपोर्ट संभालो, आपको जैसे जो करना है करो, है ना। वहां पे सारी चीजें हो जाती हैं। अब यहाँ पे नेग्लिजेंस है सिर्फ, और कुछ नहीं है। इतनी तेज कोई बारिश नहीं हुई है, कोई ऐसा साइक्लोन नहीं आएगा कि छत गिर जाए, सिर्फ एक नॉर्मल सी बारिश है। नॉर्मल सी इन द सेंस थोड़ी ज्यादा हो गई, बट इतनी भी नहीं कि एयरपोर्ट की छत गिर जाए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उसके मेंटेनेंस की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपरली टाइमली मेंटेन नहीं किया जा रहा है, इसको ये दिखा रहा है। इसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बाकी सारे एयरपोर्ट्स को एक तरीके से कहा है कि अपने स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का आप इंस्पेक्शन करिए, और आने वाले 4-5 दिन में जो है ये सारा काम करके आप हमको रिपोर्ट करिए। तो अब कहीं ना कहीं देखना है कि आगे क्या होता है। बहरहाल ये एक आई ओपनिंग मूवमेंट है, बेचारे एक इंसान की जान तो चली गई है, लेकिन ये एक आई ओपनिंग मूवमेंट है कि भैया आप सिर्फ जो है सर्विसेज के थ्रू अपने एक तरीके से इमेज को बिल्ड नहीं कर सकते हो, आपको एयरपोर्ट्स की, स्टेशंस की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ पे भी ध्यान देना होगा। वन डे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सीधे तौर पे दोस्तों कि दिल्ली एयरपोर्ट में मेजोरिटी स्टेक किसका है, जीएमआर ग्रुप, अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, ऐसे 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो लोग ज्यादातर अडानी ग्रुप करके आएंगे, बट इसका आंसर जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आया आपके सामने, और पहला क्वेश्चन जो आपका थंबनेल वाली न्यूज है उससे जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। हालांकि मैंने ये बता करके आपको कहीं ना कहीं आंसर की तरफ इंडिकेट कर दिया है। मौर्य एंड डावना रिसेंटली सीन इन न्यूज रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्राइबल्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ट्राइबल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, सेक्रेड फ्लावर्स, या फिर बटरफ्लाई स्पीशीज। यूपीएससी आपको पता है दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, तो आपको ऐसे टर्म्स जो न्यूज में रहते हैं उनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो भैया ये आपके फ्लावर्स हैं जो ऑलरेडी जगन्नाथ मंदिर में चढ़ाए जा चुके हैं, मौर्य एंड डावना करके। असल में हुआ क्या है, लखनऊ में एक आपका सीएसआईआर का इंस्टीट्यूट है जिसको हम बोलते हैं नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनबीआरआई, ये आपका लखनऊ में हेडक्वार्टर है इसका, और सीएसआईआर का एक इंस्टीट्यूट है। दोस्तों जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबको इस चीज की इंपॉर्टेंस पता होगी कि ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। आपके बैंक के एग्जाम से लेकर के स्टेट जुडिशरी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम तक सब में ये पूछा जाता है कि भैया ये हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो एनबीआरआई दोस्तों लखनऊ में है। उसने एमओयू साइन किया था किसके साथ, श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन एसजेटीए के साथ। क्या करने के लिए, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स, आपको पता होना चाहिए कि जो श्री भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है वहां पे अलग अलग ओकेजन पे, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग तरीके के फूल चढ़ाने का एक तरीके से परंपरा है। तो उसी परंपरा को कायम करने के लिए बहुत सारे फूल अब क्या है कि वो अब इंडिया में होते नहीं है, ठीक है, वो एक्सटेंट हो चुके हैं, वो फ्लावर स्पीशीज बेसिकली। तो एनबीआरआई के साथ एमओयू साइन किया गया है कि ये बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले क्या करेंगे, जो फूल एक्सटेंट हो चुके हैं या जिनकी क्वालिटी गिर चुकी है उसको इंप्रूव करके कहीं ना कहीं एक तरीके से दोबारा से उगाएंगे, और जगन्नाथ जी के कैंपस में उसको प्लांट किया जाएगा। और फिर वहां पे जो आपके आपके वो होते हैं एक तरीके से जो माली होते हैं जिनको हम बोलते हैं, जो लोग देखभाल करते हैं, ठीक है, तो उनको ट्रेनिंग वगैरह देकर के, गार्डनर वगैरह को ट्रेनिंग देकर के कि भैया कैसे पेड़ पौधों की देखभाल करनी है, उस पेड़ का रखरखाव किया जाएगा। तो इसी सिलसिले में मौर्य एंड डावना फ्लावर्स ऑलरेडी हैं जो एनबीआरआई सप्लाई कर चुका है जगन्नाथ टेम्पल को, ठीक है। तो नाम ध्यान रखिएगा, मौर्य एंड डावना क्या है, फ्लावर स्पीशीज हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक 12वीं शताब्दी का कोई आपका फूल का एक तरीके से वो है जो भगवान जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाता था, अब उसके ऊपर ये रिसर्च करने वाला है एनबीआरआई, ठीक है। 12वीं शताब्दी में जो फूल यूज होता था अब कहीं ना कहीं वो एक्सटेंट हो चुका है। तो ये आपके एनबीआरआई वाले पुराने स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए, और इस चीज को आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया वो कौन सा फूल था, तो उसको ये वापस से जो है ग्रो करके भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में समर्पित करेंगे। अब इसे देखिए दो पर्पज सर्व हो रहे हैं, एक तो आपका एक टेम्पल का ट्रेडिशन बना रहेगा, उसके अलावा जो प्लांट्स की बायोडायवर्सिटी है, जो फ्लोरल स्पीशीज एंडेंजर्ड हो चुके हैं उनके कंजर्वेशन का भी काम होगा, ठीक है। सिर्फ अब ये मत सोचिए कि सिर्फ भगवान के लिए इतना सब हो रहा है, भगवान के लिए तो हो ही रहा है, आस्था तो जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, लेकिन जो हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का मकसद है कि बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करना, उसको आगे बढ़ाना, एंडेंजर्ड स्पीशीज की रक्षा करना, उनको एक तरीके से प्रिजर्व करना, वो पर्पस भी सर्व हो रहा है यहाँ पे। इसीलिए आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मौर्य एंड डावना के अलावा मैरीगोल्ड, ट्यूबरोज, तुलसी, जैस्मिन, डावना, इन सब की अलग अलग स्पीशीज जो हैं वो आपकी सप्लाई की जा चुकी हैं। कहां पे, मटी टोटा गार्डन ऑफ द टेम्पल, मटी टोटा गार्डन कहां है, टेम्पल में है ये, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप।
चलिए भाई, तो ये आपकी छोटी सी न्यूज थी। और यहाँ नमो 108 जो है, ये आपकी लोटस की वैरायटी है, ठीक है। नमो 108 ये किसकी वैरायटी है? ये आपके लोटस की वैरायटी है। ये आपके कोली बैकुंठा टेम्पल जो गार्डन है, टेम्पल में कोली बैकुंठा गार्डन ऑफ द टेम्पल, वहां पे इसको उगा करके मंदिर को समर्पित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेक्रेड फ्लावर्स। चलिए भाई, आगे बढ़ेंगे अगली न्यूज के ऊपर, एफएटीएफ के बारे में। एफएटीएफ के बारे में दोस्तों दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1989 आफ्टर G7 समिट इन रोम। रोम में G7 की समिट हुई थी, जिसके बाद इसको स्टैब्लिश किया गया था। करंटली ओनली 2 कंट्रीज, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, आर ऑन इट्स ग्रे लिस्ट। ये आपको बताना है भैया कौन सा सही है कौन सा नहीं है। अभी एफएटीएफ अचानक से न्यूज में क्यों आ गया है? क्योंकि कल ही एफएटीएफ की प्लीनरी मीटिंग हुई है। कहां पे दोस्तों? सिंगापुर में। वनडे एग्जाम वाले ध्यान दे, कहां मीटिंग हुई है? सिंगापुर में मीटिंग हुई है, ठीक है। वहां पे क्या हुआ है? एक रिपोर्ट आई है, म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट। उसमें कहा गया कि इंडिया भैया बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इंडिया बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, किस मामले में? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के मामले में और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के मामले में। एफएटीएफ के यही दो मेन मकसद है दोस्तों, कि टेरर फाइनेंसिंग को रोकना और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, इनके ये दो पर्पज है। और दोनों ही मामलों में इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इंडिया को किस कैटेगरी में डाला गया? रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में, कि भैया जो फॉलो अप रेगुलर होना चाहिए वो इंडिया कर रहा है। अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट तब हो जाती है जब हमें यह पता चलता है कि जो G20 कंट्रीज हैं, जो कि दुनिया के तरीके से हम ये कहें कि टॉप 20 कंट्रीज है, तो गलत नहीं होगा। उनमें से सिर्फ इंडिया को लेकर के 4 कंट्रीज ही ऐसी हैं जो ये रेगुलर फॉलोअप कर पा रही हैं, ठीक है। इंडिया के अलावा 3 कौन सी, ये भी डेटा नहीं आया है, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इंडिया के लिए, कि भैया हम एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में और टेरर फाइनेंसिंग, जिससे हम इतने साल से ग्रसित रहे हैं भाई, हमारे यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या रही है और टेरर फाइनेंसिंग की भी समस्या रही है। ये दोनों समस्या आपस में इंटरलिंक्ड भी है कहीं ना कहीं। मनी लॉन्ड्रिंग करके टेरर फाइनेंसिंग, टेरर को फाइनेंस किया जाता है, और फिर उससे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर, आपके नक्सल के हमले हों, चाहे आपके आतंकवादी हमले कश्मीर में हो, चाहे पंजाब में अलगाववाद का टेररिज्म हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, ये सब इसी के थ्रू फाइनेंस होता है। तो इसको रोकने में इंडिया सिग्निफिकेंटली कामयाब रहा है, लेकिन अभी भी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। एफएटीएफ ने कहा है कि भैया सब ठीक है, आप सही ट्रैक पे हो, लेकिन अभी भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स जरूरी हैं। अपने इंस्टीट्यूशंस को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ताकि आप टेरर फाइनेंसिंग वगैरह को रोक सको और बेहतर तरीके से। बात समझ में आ गई? तो ये तो न्यूज हो गई। अब इसके बाद आपको एफएटीएफ के बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जैसे कि एफएटीएफ क्या है? कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, पॉलिसी मेकिंग और स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। ये पॉलिसी बनाती है, स्टैंडर्ड सेट करती है भाई, कि भैया आपको मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के या टेरर फाइनेंसिंग को लेकर के आपके क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू स्टैब्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड टू डेवलप एंड प्रमोट पॉलिसीज बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ये सारी बातें तो हो गई। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था दोस्तों? 1989 में। कब? G7 समिट जो हुई थी पेरिस में, उसके बाद, ठीक है। उसी समय एक तरीके से पेरिस में जो G7 की समिट हुई थी, वहीं पे इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो पहले स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना। 1989 ठीक है, G7 ठीक है, लेकिन यहां पे रोम दे दिया गया। अब देखिए 3 फैक्ट हैं एक ही स्टेटमेंट में, आपके छोटे से स्टेटमेंट में 3 फैक्ट। अब यहाँ पे यूपीएससी आपको 1989 की जगह 1999 दे सकता है, 79 दे सकता है, 81 दे सकता है, 87 दे सकता है, फंसा सकता है ना। G7 की जगह हमें ब्रिक्स दे सकता है, G20 दे सकता है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैंने तो भाई देखिए आपको पेरिस की जगह रोम दे ही दिया, तो वहां हो सकता है आपको ये न्यू दिल्ली दे दे, कुछ भी हो सकता है ना। तो पहले स्टेटमेंट गलत है। जब भी ये आप ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का नियम है, एक ही स्टेटमेंट में अगर मल्टीपल फैक्ट्स हो तो मान के चलिएगा, अगर आपको जो आपने श्योरिटी के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसके बेसिस पे आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है और आपको एजुकेटेड गेस लगाने की जरूरत है, आपको कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को तलाशिए जहां पे ऐसे स्टेटमेंट दिए हो, जहां एक ही स्टेटमेंट में 2, 3, 4 फैक्ट हो। वो स्टेटमेंट 95% चांस है गलत होगा, ठीक है। तो जब अंधी तुक्का आखिरी में मारना, तो ऐसा एकदम ब्लाइंड अंधी तुक्के की जगह ये काम करना चाहिए, जिसको हम थोड़ा सा जो है स्मार्ट गेस बोलते हैं। एजुकेटेड गेस तो नहीं बोलेंगे, इसको हम स्मार्ट गेस बोलेंगे। लेकिन और ये तभी करिए जब आप पढ़ाई आपकी कम रह गई है, आपने अटेम्प्ट दे दिया है और फिर आप 20-30 क्वेश्चन कर पाए हैं, आपको पता है कि 50, 60, 70 तो करना ही है कम से कम रेस में रहने के लिए, तो तब आप ये काम अपनाइएगा, ठीक है। खैर, तो हेडक्वार्टर इसका पेरिस में, ये जाहिर सी बात है। और 2001 में पहले से इसका काम सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था, लेकिन जब 2001 में आपका 9/11 का हमला याद करिएगा, जो आपका कहां पे हुआ था? यूएसए में हुआ था।
9/11 का हमला, जिसके लिए ओसामा बिन लादेन को मारा था बाद में यूएसए ने, उस हमले के बाद टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए भी एफएटीएफ को टास्क दे दिया गया कि भैया तुमको टेरर फाइनेंसिंग भी रोकनी है। करेंटली 39 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग यूएस, इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन वगैरह वगैरह। इंडिया एफएटीएफ का क्या शुरू से मेंबर था? यूपीएससी ये भी पूछ सकता है। नहीं दोस्तों, 2010 में बना है। और इस समय दो लिस्टें चल रही हैं एफएटीएफ की, एक है आपकी ग्रे लिस्ट, एक है ब्लैक लिस्ट। ठीक है, तो ब्लैक लिस्ट क्या है? वो कंट्रीज जो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है टेररिज्म को रोकने के मामले में या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के मामले में, जो एक तरीके से उल्टी गंगा बहा रही है अपनी। ठीक है, गंगा आ रही उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की तरफ, ये लोग गंगा लेके जा रहे हैं उत्तराखंड से तिब्बत की तरफ, है ना। ऐसी कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। और ग्रे लिस्ट में कौन सी कंट्रीज डाली जाती हैं? जो सेफ हेवन है, मतलब जो कंट्रीज खुद से नहीं कह रही कि आओ हमारे यहाँ करो आकर के, उल्टी गंगा नहीं बहा रही हैं, बट उनके यहाँ अगर टेरर फाइनेंसिंग करने वाले लोग बैठे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग बैठे हुए, तो उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई भी नहीं होती है, उनके लिए एक तरीके से सेफ हेवन है वो। ठीक है, तो वो ग्रे लिस्ट होती है। और किसी भी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में जाने से पहले ग्रे लिस्ट में जाना पड़ता है, उसके बाद ही वो ब्लैक लिस्ट में जाती है। इस समय 3 कंट्रीज हैं, नॉर्थ कोरिया फॉर द बट ऑब्वियस रीजंस, ईरान फॉर द राइवलरी विद यूएसए, ठीक है, जो इनकी न्यूक्लियर डील हुई थी उसको लेकर के, और तीसरी है आपकी म्यांमार, जहां पे अभी तख्ता पलट हुआ था, अभी इन द सेंस कुछ साल पहले, और मिलिट्री का शासन आ गया था। तो ये तीनों कंट्रीज आपके एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में है फिलहाल के लिए। तो दूसरे स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। 2 कंट्रीज नहीं 3 कंट्रीज है, तो नीदर 1 and 2 आंसर होगा इसका। अब अगर कोई कंट्री एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में आ गई है तो उसके साथ क्या होगा? उसको भैया आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, यूरोपियन यूनियन, ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे कोई फाइनेंशियल मदद नहीं मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत तरीके के इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन और सैंक्शन लगा दिए जाएंगे ऐसी कंट्रीज के ऊपर। ठीक है, चलिए भाई, तो ये न्यूज आपकी हो गई। अब ये आपकी दोस्तों एक अगली, एक द इंडियन एक्सप्रेस में आपका एक वो आया था आर्टिकल। ठीक है, नीट एग्जाम को लेकर के बहुत इस समय विवाद चल रहा है, और सिर्फ नीट एग्जाम को लेकर के नहीं, नेट का एग्जाम आपका कैंसिल हुआ है, फिर उत्तर प्रदेश में आपके बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं, झारखंड में पेपर लीक, राजस्थान में पेपर लीक, मतलब हर एक जगह। ठीक है, तो ये क्या ऐसा सिस्टम है? मतलब यहाँ पे एक तरीके से मेंस का जो आपका GS2 और GS1 यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए, जहां पे ये यूपीएससी वाला पैटर्न फॉलो होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि भैया जो एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन सिस्टम है हमारे यहाँ पे, उससे क्या प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं, भैया क्या नेसेसिटी है कि हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम को रोबस्ट होना चाहिए, और क्या प्रपोजल्स हैं आगे की मेल प्रैक्टिसेस रोकी जा सके, और एक तरीके से आपके माहौल अच्छा हो एग्जामिनेशन का। इसको लेकर के बहुत ही प्यारा आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, उसको हमने यहाँ पे कवर करने का काम किया बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। तो भैया जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको कोई भी एक्स्ट्रा ज्ञान से मतलब नहीं है, कोई ओपिनियन उनको नहीं रखना है, तो वो वीडियो को 10 मिनट के आसपास, 5 मिनट के आसपास आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी अगर आप यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप नहीं भी कर रहे हैं लेकिन आपको एक ओपिनियन जानना है, एक अपना ओपिनियन रखना है, तो आप इसको एज इट इज सुन सकते हैं। तो देखिए भाई, अभी फिलहाल जो ये यूजीसी नेट और नीट वगैरह को लेकर के आसपास एनटीए को लेकर के पूरा बवाल चल रहा है, इस वजह से पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम कहीं ना कहीं न्यूज में आ गया है। ठीक है, और सरकार ने कार्रवाई क्या की है? बेसिक कार्रवाई की एनटीए के चीफ को हटा दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब ये तो आपका एक इमीडिएट सोल्यूशन हो गया ना। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है, बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटर आपको हमेशा 2 तरीके के सॉल्यूशंस अपनाने चाहिए, एक इमीडिएट सॉल्यूशन, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। इमीडिएट सॉल्यूशन फिलहाल की प्रॉब्लम को हल कर देगा, बट वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देगा जब तक आप लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन से बात नहीं करोगे। तो एनटीए के चीफ को हटाना, इन्वेस्टिगेशन करना, जिन्होंने पेपर लीक किया उनको पकड़ना, दैट इज ओनली द टेम्परेरी एंड इमीडिएट सॉल्यूशन। इससे आगे चल के गारंटी नहीं होगी कि पेपर लीक नहीं होने वाला है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? इसके लिए पहले हम आइडेंटिफाई तो करें कि प्रॉब्लम अल्टीमेटली आ कहां पे रही है ना। जब तक आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक उसको एड्रेस कैसे करोगे? सबसे पहली बात है आपका हाई स्टेक एग्जाम कल्चर। हमारे यहाँ पे क्या है कि अरे ये एग्जाम नहीं निकला तो क्या होगा? आईआईटी को लेकर के, नीट को लेकर के, यूपीएससी को लेकर के, आपके बैंक को लेकर के, एसएससी को लेकर के, हर एक एग्जाम को लेकर के एक सोशल मेंटेलिटी क्या है हमारे यहाँ पे कि ये एग्जाम नहीं निकला तो जिंदगी इसके बाद खत्म है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि कोचिंग सेंटर्स बढ़ने लग गए हैं। ठीक है, रोट लर्निंग बढ़ने लग गई है। अब एक होलिस्टिक एजुकेशन देने की जगह मामला क्या चल रहा है कि हम एग्जाम कैसे निकलवाते हैं। आप कोचिंग सेंटर्स की बातें आप सुनिए, आप सब छोड़ दीजिए, यूपीएससी के कोचिंग सब देखिए, इतने सिलेक्शन हमारे यहाँ से, ये हमारे पेपर से ये आ गया, वो, मतलब आप देखिए पूरा कल्चर ही यही हो गया है कि हमने कितने सिलेक्शन करा दिए, कितने क्वेश्चन फंसा दिए, और प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं सही भी है।
लेकिन अब ये देखिए कि इससे कितना ज्यादा ओवरऑल सिस्टम हार्म हो रहा है। आप कितनी बार आपको यूपीएससी के टीचर ये बोलते हुए मिल जाएंगे कि भैया आपको ज्ञान लेना है तो कहीं और जाइए, हम यहाँ पे एग्जाम निकलवाने के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, और एग्जाम निकालने के लिए आपको ज्ञानी नहीं स्मार्ट होने की जरूरत है, जो कि सही बात भी है। लेकिन बात देखिए प्रैक्टिकलिटी में और आइडियलिज्म में डिफरेंस होता है। आइडियल क्या होगा कि हमारा देश एक शिक्षित समाज की को लेकर के आगे बढ़े, ठीक है, हर कोई एक सब कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग के साथ आगे बढ़े, ना कि रोड लर्निंग के साथ। अच्छा, जब इतना ज्यादा चीजें जुड़ गई हैं, इतने ज्यादा स्टेक्स जुड़ गई हैं ऐसे एग्जाम्स के साथ, तो क्या होगा, लोग किसी भी कीमत पे पेपर निकालना चाहेंगे। जब किसी भी कीमत पे निकालना चाहेंगे तो भैया ये कोचिंग माफिया, फिर आपके ये जो एग्जाम लीक माफिया हैं, ये अलग अलग तरीके से एक्टिव हो जाएंगे, ये भैया ऐसे काम करेंगे। तो भैया पहली दिक्कत तो यहीं पे आ रही है, जो समाज में मेंटेलिटी की, ये एग्जाम नहीं निकला तो क्या ही होगा, अगर नीट में एक सीट सिक्योर नहीं हुई तो क्या होगा, है ना, ये सारी बातें। मिसमैच्ड एप्टीट्यूड एंड कोर्स सिलेक्शन, दूसरी जो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि भैया जो इंसान का एप्टीट्यूड है, जो बच्चे का एप्टीट्यूड है, जो वो कर रहा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि समाज का प्रेशर ऐसा है कि इंजीनियरिंग ही करनी है, नीट ही करना है, एमबीए ही करना है, यूपीएससी ही करना है, एसएससी ही करना है, बैंकिंग ही करना है। इन 5-6 चीजों को छोड़ दिया जाए तो किसी भी और जॉब को उतना रिस्पेक्टफुली देखा नहीं जाता है ना। अब कोविड के बाद से और ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस आने के बाद से चीजें बहुत ज्यादा बदली हैं, जब आजकल लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी अपना रहे हैं। ठीक है, आप रील बना रहे हो, वो भी आपका एक प्रोफेशन हो सकता है। अब उसको भले ही अभी भी बहुत बुरी दृष्टि से देखा जाता हो, नजर से देखा जाता हो, लेकिन हाँ, पहले के कंपैरिजन में अब एक्सेप्टेंस आ गई है। लेकिन अभी भी आप देखिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो काम कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये भी हमारे यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। द अंडरमाइंड स्कूल सिस्टम। अब स्कूल का काम बेसिक, पहले स्कूल का काम पर्पस क्या था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, पढ़ाई होती थी, साथ में आपकी डिबेट्स होती थी, क्विजेस होती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नॉर्मल पढ़ाई से ज्यादा होती थी, तो बच्चों की पर्सनैलिटी को एक्सपोजर मिलता था, वो आइडेंटिफाई कर पाते थे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब क्या है, क्लास 9 से लोग यूपीएससी की कोचिंग कर रहे हैं, क्लास 9 से लोग नीट की कोचिंग कर रहे हैं, आईआईटी की कोचिंग कर रहे हैं। तो जो टाइम उनको, भाई ये एक मोल्डिंग पीरियड होता है, जो टाइम उनको अपनी मोल्डिंग एज में कहा देना था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में देना था, अपनी पर्सनैलिटी को एक्सपोजर दिलाने के लिए देना था, वो आप कहां पे दे रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स में दे रहे हैं। क्लास 9 से सोचिए वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो उनको एटलीस्ट 7 से 8 साल बाद देना है जाकर के। ठीक है, वो अभी से आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो उनको 4 साल बाद देना है जाकर के, नीट की तैयारी कर रहे हैं। ये सारी दिक्कतें कहीं ना कहीं आ रही हैं, इससे स्कूल सिस्टम अंडरमाइन हो रहा है और एक रोट पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, ना, एक रोबोट टाइप पर्सनैलिटी, कि भैया पढ़ा लिखा एग्जाम में जाकर प्रोड्यूस किया, बात खत्म हो गई वहीं पे। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन से हम कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड एजुकेशन पे आ गए हैं। ठीक है, फिर असेसमेंट और इवैल्यूएशन में फ्लॉज है भैया। आपने एक एग्जाम दिया, एक एग्जाम में वो बच्चे की तबीयत खराब थी, कुछ था कुछ नहीं था, उसके बेसिस पे आपने उसके ऊपर जिंदगी भर का ठप्पा लग गया। वो पहले बोर्ड में यही होता था, 10th और 12th में, भाई बच्चा पढ़ने में कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर बोर्ड में किसी की तबीयत खराब हो गई, परसेंटेज गिर गया, वो जिंदगी भर उसी चीज को लेकर के चलेगा। यही सेम बात आपके नीट में हो रही है, आईआईटी में हो रही है। कोई कितना भी अच्छा हो, ठीक है, किसी की भाई ट्रेन छूट गई, एग्जाम सेंटर नहीं पहुंचा, कोई किसी की तबीयत खराब हो गई, घर में किसी की डेथ हो गई, कुछ हो गया, लेकिन उसके ऊपर अब ठप्पा लग गया कि भैया ये नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें कहीं ना कहीं हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ हैं। अब नेसेसिटी क्या है एग्जामिनेशन सिस्टम को रोबस्ट बनाने की? पहली बात तो फेयरनेस और इंटीग्रिटी आएगी। भाई जाहिर सी बात है, कंपटीशन फेयर होना चाहिए, कैसा भी हो, है ना। अगर पेपर लीक होते रहेंगे, अब होता क्या है ना कि जैसे अब इस साल आप देख रहे हो कि 2024 में बहुत ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो लोगों के मन में बात पता क्या आ रही है कि यार हो सकता है पहले भी लीक होता रहा बट हमको पता ना हो, अब हमें पता चलने लग गया है, अब चीजें खुलने लग गई हैं, क्या पता 23 में भी लीक हुए हो, क्या पता मेरा सिलेक्शन इसी वजह से ना हुआ हो, अब ऐसी मेंटेलिटी आने लग गई है। तो इससे क्या होगा कि एक आपका जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना लोगों का, एस्पिरेंट्स का, वो नीचे जाता है इन सब चीजों की वजह से। ठीक है, the primary purpose of any examination system is to ensure fairness and integrity in the assessment process. A robust system minimizes the chances of malpractice and fraud, ensuring that the results reflect the true capabilities and knowledge of the candidates. ठीक है भैया, कोई आपका कैपेबल है लेकिन उसके पास पेपर पहले से नहीं आया, तो भाई उसकी कैपेबिलिटी कम ही दिखाई पड़ेगी एज कंपेयर टू दैट पर्सन जिसके पास कल रात में पेपर आ गया था। ठीक है, एनहेंसिंग क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, वही मैंने बोला ना कि कल को एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप नीट एग्जाम, मान लीजिए अभी तो एक बार लीक हुआ या कोई दिक्कत हुई, ऐसा 3-4 बार हो जाए, फिर उसके बाद क्या होगा, डॉक्टरों के ऊपर से लोगों को विश्वास उठने लगेगा कि यार ये क्या पता पेपर लीक वाला डॉक्टर हो ये, है ना, या क्या पता पेपर लीक वाला इंजीनियर हो, क्या पता पेपर लीक वाला अधिकारी बैठा है यहाँ पे, है ना। तो एक पूरे सिस्टम से क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं हट जाएगी, ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा, जो कि बहुत दिक्कत की बात है। ठीक है, ये दो बेसिक कारण है कि हमें क्यों अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को रोबस्ट करने की जरूरत है। और होलिस्टिक असेसमेंट तो देखिए दोस्तों बहुत जरूरी है।
प्रोजेक्ट बेस्ड इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इन सबसे क्या होता है कि भैया हम एक तरीके से पूरी पर्सनैलिटी को एक एस्पिरेंट की जज कर पाएंगे। अब इसको हम आगे और देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या क्या प्रपोजल दे रहे हैं, मतलब हम यानी कि इस आर्टिकल में क्या क्या प्रपोजल आए थे कि किस तरीके से सिस्टमेटिक रिफॉर्म होना चाहिए और कैसे मैल प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, फ्रॉड्स को रोक सकते हैं। पहली बात, अडेप्टिंग टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। भाई जब हर एक चीज में टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर रही है तो एजुकेशन में क्यों नहीं कर रही है? भाई अभी तक यूजीसी नेट का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता था, इसी बार से क्या हुआ, पेपर पेन बेस्ड हो गया। मतलब ये तो पीछे जाने वाली बात हो गई ना कहीं। पूरी दुनिया ऑनलाइन की तरफ जा रही है, आप ऑनलाइन से जो है पेपर पेन की तरफ जा रहे हो, एमआर की तरफ जा रहे हो। तो भैया एआई का यूज करिए, आप पेपर्स को पहले से डिस्ट्रीब्यूट मत करिए। अगर आप पेपर पेन करा भी रहे हो तो आप कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज करके उसी दिन सवेरे पेपर भेजिए एग्जामिनेशन सेंटर्स को। उन्हीं सेंटर्स को अपना सेंटर बनाइए, उन्हीं स्कूल्स को, उन्हीं कॉलेजेस को अपना सेंटर बनाइए जहां पे खुद का प्रिंटिंग प्रेस हो, ताकि वो पेपर वहीं पे छाप सकें। या फिर आप जो है उसके लिए इंश्योर कराइए कि भैया उसी दिन सुबह पेपर छपे हो, पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो लोगों के बीच में, है ना। पेपर 9 की जगह 10 बजे से करवा दीजिए, 11 बजे से करवा दीजिए, सुबह इतना टाइम दे दीजिए लोगों को करने के लिए। एक दिन पहले, 2 दिन पहले पेपर जाना, फिर उसको लीक हो जाना सेंटर पर से, दिक्कत की बात होती है कहीं ना कहीं। आप कैमरास को एआई, मतलब बहुत तरीके से आप जो है एआई का यूज कर सकते हो एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। सपोर्टिंग कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे क्या सजेस्ट किया गया है कि जैसे मान लीजिए जो नीट वीट है ना, या आईआईटी वगैरह है, तो 40% उसमें वेटेज जो है वो 11th 12th की परफॉर्मेंस के बेसिस पर कराइए आप, है ना। 8 क्वार्टरली असेसमेंट कराइए 11th और 12th मिला करके, और 40% वेटेज उसको दीजिए। फिर 40% वेटेज दीजिए कि भैया उस बच्चे का सामाजिक और प्रोफेशनल एप्टीट्यूड कैसा है, ठीक है। उसकी 6 वीक की इंटर्नशिप से उसको असेस करिए कि भैया वो कैसा काम कर रहा है, फील्ड वो कैसा काम कर रहा है, वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, सोशल इंटरेक्शन कैसा है। और 20% आप वेट दे दीजिए नीट और जी एग्जाम को, जेई एग्जाम को। अब सोचिए यहां से जब इतनी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी इन एग्जाम्स की, तो पेपर लीक की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। फिर लोग फोकस करेंगे बाकी 80% पे। अभी क्या है कि 100% रिलायबिलिटी आपके एडमिशन के लिए किसके ऊपर है, एक पर्टिकुलर एग्जाम के ऊपर है। बाकी 2 साल आप कुछ भी करते रहो, अगर आप उस एक दिन एग्जाम ठीक से दे आए तो आपके 7 खून माफ है। 2 साल आप सब अच्छे से करते रहो, वो एक दिन आपका एग्जाम खराब हो गया तो आपके ऊपर झूठे झूठे 7 खून के इल्जाम लग जाएंगे। बात समझ रहे हैं आप? तो जब 80% वेटेज उस पेपर के अलावा किसी और चीज को दे दिया जाएगा, तो एक पेपर लीक माफिया, कोचिंग माफिया, इसमें अपने आप कमी आ जाएगी। और ऐसा थ्रू आउट दी एग्जामिनेशंस और बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हो। यूपीएससी में भी कर सकते हो, एसएससी में भी कर सकते हो, आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके असेसमेंट करने के एक एग्जामिनेशन के बेसिस पे। जैसे बहुत लोग कहते हैं, विकास देवी कीर्ति सर जो दृष्टि आईएएस वाले, वो कहते हैं कि एक इंटरव्यू से आप कैसे जज कर ले रहे हो किसी की पर्सनैलिटी, है ना। आप 3 इंटरव्यू लीजिए, उसका एक बेसिक एक तरीके से एवरेज निकाल लीजिए, या बेस्ट ऑफ द 2 निकाल लीजिए। मान लीजिए कभी इंटरव्यू लेने वाले का मूड खराब है, आप और आपने कोई ऐसी बात बोल दी पहले जो उसको नहीं अच्छी लगी, तो उसके मन में आपके प्रति कहीं ना कहीं बायस आ गया। अब उसके बाद के सारे क्वेश्चंस में वो उसी बायस के साथ आपको जज करेगा। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसमें से एक छोटी सी शुरुआत हो सकती है। फिर लॉजिस्टिकल चैलेंज को एड्रेस करिए, टाइमली पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। आपको पता है कि लंबे बहुत लार्ज स्केल एग्जाम्स होते हैं आईआईटी के, नीट के, तो इसलिए हम यहाँ पे लॉजिस्टिकल बर्डन को कम करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। मल्टीपल लोकेशंस पे एग्जाम करा करके, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम्स करा करके, ताकि जो पेपर पहुंचाने वाली समस्या, पेपर लीक वाली समस्या है, वो दूर हो। लेकिन ऑनलाइन में आपका हैक वाली समस्या हो जाती है कि भाई बहुत लोग हैक कर लेते हैं चीजें, तो उसके लिए भाई आप चीजों को इंश्योर करिए। रिवाइटलाइजिंग स्कूल एजुकेशन, वही जो मैंने आपको बताया कि आप स्कूल छोड़ के कोचिंग की तरफ भाग रहे हो क्लास 9 से, उसको छोड़ करके स्कूल एजुकेशन को रिवाइव करिए। कॉम्पिटेटिव और एक तरीके से साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर, दोनों ही चीजों पर बराबर का ध्यान दीजिए, ठीक है। रिड्यूसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ कोचिंग सेंटर, ये मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी। इसके अलावा प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, भाई उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दीजिए। जो मैथ की प्रॉब्लम सॉल्विंग होती थी बचपन में, वो क्यों होती थी, है ना, या क्यों होती है अभी भी, उससे ऐसा नहीं कि आपकी मैथ मजबूत होती, वो तो होती है, साथ में आपको एक लाइफ को देखने का नजरिया बदल जाता है ना। उसको आप आगे और तरीकों से और सब्जेक्ट में आप इंट्रोड्यूस करिए। तो ये सारी चीजें जो इस आर्टिकल में बोली गई हैं, बेसिकली आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ये आपके इस साल जो मेंस देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, और क्वेश्चन आप मान के चलिए आएगा ही आएगा, है ना, मान के चलिए कि आएगा ही आएगा। इस वजह से इसको आप अच्छे से तैयार करिए। कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। आपके कोई और सुझाव भी हैं अगर, कि भाई जो इस आर्टिकल में कवर नहीं है, ऐसे हम क्या और रिफॉर्म्स कर सकते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि लोग एंगेज करें और एक दूसरे से सीखने का मौका सबको मिले, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, मोटर न्यूरॉन डिजीजेस के बारे में है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे। MNDs आर अ ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दैट डिस्ट्रॉय मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है।
Motor neurons are found in the brain and spinal cord, and they help tell your muscles what to do. It affects more males than females. ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपको बताना है। अच्छा, इसको यहाँ पे जो है फीमेल्स कर लीजिए। इट इफेक्ट्स फीमेल्स मोर देन मेल्स। ठीक है, ये आप क्वेश्चन को कर लीजिए यहाँ पे। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब हुआ क्या है कि डॉक्टर्स एक तरीके से ब्रेन स्टॉर्म कर रहे हैं कि मोटर न्यूरॉन डिजीज के जो पेशेंट उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे हम इंप्रूव करें, कैसे क्या हो, उसके बाद रिसर्च चल रही है। इस वजह से आपका मोटर न्यूरॉन डिजीज न्यूज में आ गया। तो मैंने सोचा छोटी सी न्यूज है, कवर कर देते हैं यहाँ पे। MNDs आर अ ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट डिस्ट्रॉय मोटर न्यूरॉन्स, द सेल्स दैट कंट्रोल स्केलेटल मसल एक्टिविटी सच एज वॉकिंग, ब्रीथिंग, स्पीकिंग, स्वेलोइंग। ठीक है, तो एमएनडीज आपके क्या होते हैं, ये आपके एक तरीके से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं जहां पे आपके जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, वो मोटर न्यूरॉन्स जो आपके तरीके से चलने को, सांस लेने को, बोलने को, कुछ निगलने को, इन सब चीजों को कंट्रोल करते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं या वो डैमेज हो जाते हैं। इससे आपको मोटर न्यूरॉन डिजीज होती है। अच्छा, ये डिजीज जो है मोटर न्यूरॉन डिजीजेस, ये ग्रुप ऑफ डिजीजेस है, ये अपने आप में कोई डिजीज नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे डिजीजेस आती हैं, जैसे कि आपका ये देखिए अमाइट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, फिर प्रोग्रेसिव बल्बर पैल्सी, प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस, इस तरीके से मतलब बहुत सारी आपके यहाँ पे बीमारियां हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। ये सारी बीमारियां आपका मोटर न्यूरॉन डिजीज कैटेगरी में आती हैं। अब ये मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं ये आपके ब्रेन में मिलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं, और ये आपके मसल्स को बताते हैं कि भैया आपको क्या करना है। ठीक है, इसी के मतलब कोई आपका मोटर न्यूरॉन आपको ब्रेन में मिल रहा है, कोई स्पाइनल कॉर्ड में मिल रहा है, कोई स्पीकिंग कंट्रोल कर रहा है, कोई ब्रीदिंग कंट्रोल कर रहा है। तो अलग अलग मोटर न्यूरॉन्स के अलग अलग काम है। जब अलग अलग मोटर न्यूरॉन्स अलग अलग तरीके से डैमेज होते हैं तो उनको अलग अलग बीमारियों का नाम दे दिया जाता है। बात समझ में आ गई? जनरली किसी भी एज में हो सकते हैं, बट ज्यादातर 50 साल के बाद देखने को मिलते हैं। ठीक है, अर्ली साइंस क्या होते हैं? वीकनेस, कमजोरी लगना, स्लर्ड स्पीच, है ना, लड़खड़ा के बोलना, फिर इवेंचुअली पैरालिसिस हो जाता है। ये मेल्स में ज्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल्स। ठीक है, फीमेल्स की तुलना में मेल्स को ज्यादा होता है ये, जस्ट लाइक कार्डियक डिजीजेस। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ एमएनडी इज नॉट नोन, अभी तक कोई एग्जैक्ट कॉज नोन नहीं है, बट हाँ कॉम्बिनेशन है एनवायरमेंटल, लाइफस्टाइल और जेनेटिक फैक्टर्स का। ठीक है, जो एक में से 10 में से एक केस जो होता है वो आपका फेमिलियल यानी कि इनहेरिटेड डिजीज होती है। अगर आपके माँ बाप के या बाप दादा के ये सब चीजें रही हैं एमएनडीज वगैरह, तो जेनेटिक म्यूटेशन के थ्रू आप तक भी पहुंच जाएगी, आपके जीन्स के जेनेटिक म्यूटेशन के थ्रू। ठीक है, नहीं तो बाकी और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपके। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक बार अगर किसी को हो गया तो 3 से 5 साल वो जिंदा रहता है, बट अगर सपोर्टिव केयर दी जाए तो 10 साल उससे ज्यादा भी चल सकता है। ट्रीटमेंट अभी तक कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बस वही है जैसे से जो दिक्कतें आती हैं उसको आप एड्रेस करते जाइए। लाइफ सपोर्ट देना यहाँ पे जरूरी होता है। ठीक है, ये सारी बातें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, और गलती से तीसरा स्टेटमेंट भी सही मैंने लिख दिया था, लेकिन ये तीसरा स्टेटमेंट मुझे गलत करना था। इट इफेक्ट्स मेल्स मोर देन फीमेल्स। ठीक है, ये सही है, और मुझे लिखना था कि इट इफेक्ट्स फीमेल्स मोर देन मेल्स, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो। बहरहाल जो भी आपको पता चल गया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए भाई, अराबेला रेंज एंड ट्यूरा रेंज आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अब दो रेंजेस के नाम दिए हुए हैं दोस्तों, और आपको बताना है कि ये दोनों रेंजेस किस स्टेट के साथ जुड़ी हुई हैं, और चारों स्टेट आपके नॉर्थ ईस्ट के हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम या फिर मणिपुर। अब यहाँ पे क्या हुआ है? स्टेरिफोपस वांगला, ये क्या है दोस्तों? ये एक नया स्पीशीज है, स्पाइडर स्पीशीज, जो कि गारो फेस्टिवल के नाम पे जिसका नाम रखा गया है, और आपका डिस्कवर कहां से हुआ? मेघालय से डिस्कवर हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपकी स्पाइडर है ये वेस्ट गारो हिल्स में मिला है। ठीक है, इसका नाम गारो कम्युनिटी का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, उसको हम वांगला फेस्टिवल बोलते हैं, उसके नाम पे रखा गया है ना। आप नाम देख भी रहे होंगे, स्टेरिफोपस वांगला। तो वांगला फेस्टिवल को हम 100 ड्रम्स फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। द स्पाइडर बिलोंग्स टू द पैल्प फुटेड स्पाइडर फैमिली, कैरेक्टराइज्ड बाय देयर डिस्प्रपोर्शनेटली पावरफुल एंड हेवीली स्केलेटाइज्ड फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स। इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक रेडिश ब्राउन कलर। आप फोटो देख लीजिए, है ना, रेडिश ब्राउन कलर है आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे स्पाइडर के बारे में जानना उतना जरूरी नहीं जितना जरूरी है आपको वांगला के बारे में जानना। वांगला फेस्टिवल को 100 ड्रम फेस्टिवल भी बोलते हैं। गारोज ऑफ मेघालय का एक तरीके से फेस्टिवल होता है ये। जब एग्रीकल्चर सीजन खत्म होता है तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है। जो स्पिरिट्स होती हैं, जो डिटीज होते हैं, उनको थैंक किया जाता है कि भैया आपने इतना अच्छा हार्वेस्ट दिया हमको, अगले साल के लिए हमको आशीर्वाद दीजिए और आप हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। इट इज द ओकेजन व्हेन द ट्राइबल्स ऑफर सैक्रिफाइसेस टू प्लीज देयर मेन डिटी सलजोंग द सन गॉड। ये भी आपको ध्यान रखना है, सलजोंग। ठीक है, सलजोंग किस ट्राइबल आपका कम्युनिटी से जुड़ा हुआ देवता है? तो सलजोंग कम्युनिटी, एक सलजोंग देवता जो आपके गारो कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं,
और सलजोंग एक सन गॉड है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इट ऑल्सो सिग्निफाइज द ऑनसेट ऑफ विंटर। ठीक है, यहाँ पे बीट्स वगैरह होती हैं और बहुत सारे पेड़ों से जो है आपके ड्रम बनाए जाते हैं और फिर उनको बजाया जाता है, एक तरीके से रिदमिक ड्रमिंग की जाती है। ठीक है, गारोस क्या है, गारो कॉल देमसेल्व्स अचिक मंडे बोलते हैं लोग खुद को। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है मेघालय की, गारो खासी जयंती आपको पता है मेघालय में ही है। ठीक है, दे आर वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग मेट्रीलिनियल ट्राइब्स इन द वर्ल्ड। मेट्रीलिनियल ट्राइब का मतलब क्या है कि इनके जो बच्चे होते हैं वो अपनी माता जी से, अपनी मदर से अपना नाम लेते हैं, अपना सरनेम लेते हैं एक तरीके से। जैसे हम लोग जाने जाते हैं अपने पिता के नाम से, ये लोग जाने जाते हैं अपनी माता के नाम से। Two mountain ranges, Arbela Range and the Tura Range, pass through the Garo Hills, forming the Great Bal फकरम वैली इन बिटवीन। ठीक है, तो आपके गारो हिल्स में आपका अराबेला रेंज और त्यूरा रेंज पड़ता है। यूपीएससी के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही महीन चीजें, बिटवीन द लाइन चीजें यूपीएससी पूछना पसंद करता है। बाल फकरम नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। ठीक है, इसको सेक्रेड माना जाता है गारो कम्युनिटी के लिए। ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि जो आपके सोजॉर्न है, डेड सोजॉर्न की स्पिरिट्स जो है यहाँ पे वो पाई जाती हैं। ठीक है, गारो हिल्स की हाईएस्ट पीक क्या है, नॉकरेक पीक, जो कि कहीं ना कहीं आपके मेघालय की भी हाईएस्ट पीक है। फिर द रीजन इज होम टू द नॉकरेक नेशनल पार्क, प्रोटेक्ट्स अ हाईली डाइवर्स प्लांट एनिमल डाइवर्सिटी। इन 2009 द पार्क वाज डेजिग्नेटेड अ बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को। 2009 में नॉकरेक नेशनल पार्क को यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दे दिया था। सारे के सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। चलिए भाई अगले न्यूज पे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। जूनो मिशन के बारे में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, पहला क्या है, जूनो इज एन एक्रोनिम फॉर जुपिटर नियर पोलर ऑर्बिटर एंड इट इज अ ईएसए स्पेसक्राफ्ट डिजाइन टू ऑर्बिट द प्लैनेट जुपिटर। ठीक है, जूनो ऑर्बिट्स जुपिटर एवरी 27 डेज इन अ हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब जूनो मिशन के ऊपर यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पूछ चुका है और जब ये न्यूज में आया तो ये प्रीलिम्स के ऊपर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फिर से। ठीक है, तो अभी हुआ क्या है कि एक वाइड स्प्रेड लावा लेक डिस्कवर्ड ऑन जुपिटर्स मून लो। एक जुपिटर का मून है जिसका नाम है लो, वहां पे हमको लावा लेक देखने को मिला है बाय नासा जूनो। तो भैया पहले स्टेटमेंट तो आपका यहीं से गलत साबित हो गया, ईएसए का नहीं है, नासा का है। बाकी सारी बातें सही, मैंने पहले भी बोला, एक लाइन में मल्टीपल फैक्ट्स यानी कि स्टेटमेंट गलत। एक फैक्ट सही, दो फैक्ट सही, तीन फैक्ट सही, चौथा फैक्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हमको देखना है। खैर आइए देखते हैं। अब जूनो का एक्रोनिम सही था, जुपिटर नियर पोलर ऑर्बिटर। नासा के एयरक्राफ्ट है, इसको लॉन्च किया गया था 2011 में एटलस 5 रॉकेट से। 5 साल की जर्नी पूरी करके जुपिटर तक पहुंचा था। ठीक है, मेन गोल क्या था कि जुपिटर के ओरिजिन के बारे में पता करें। 2016 में जब से पहुंचा है तब से वहां पे कुछ ना कुछ खोजबीन करने में लगा हुआ है। 11 दिन का टाइम लेता है जुपिटर को एक राउंड लगाने में, या हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट का। ठीक है, तो भैया दोस्तों 27 दिन भी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 11 दिन होगा। ठीक है, तो नीदर 1 and 2 आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए ठीक है, सोलर पावर्ड है ये, यानी कि सोलर एनर्जी से चलता है। प्राइमरी मिशन इसका रैप हो गया था जुलाई 2021 में, लेकिन उसके बाद इसको 2025 एंड तक के लिए एक्सटेंशन ग्रांट कर दिया गया कि भैया और खोजबीन करो। और देखिए कर भी ली, एक लावा लेक पता कर लिया। लावा लेक बेसिकली क्या होता है, मोल्टन मैग्मा जो होता है, जो किसी आपका एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, वॉल्केनो से निकल करके आता है, कई बार जमा हुआ होता है, कई बार पिघला हुआ होता है, वो लेक फॉर्म कर देता है, उसको हम लावा लेक बोलते हैं। तो जुपिटर का जो मून है, बहुत सारे मून है, जैसे कि आपका गैनीमेड, यूरोपा, लो। तो लो जो मून है आपका, उस पे से हमको ये देखने को मिला है। बात समझ में आ गई है, इतनी सी बात है, ये आपको ध्यान रखनी थी। अगला क्या है, राइजोटोप प्रोजेक्ट रिसेंटली इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। जो राइजोटोप प्रोजेक्ट है किससे जुड़ा हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स, प्रोलिफरेशन ऑफ यूरेनियम, प्रोटेक्शन ऑफ राइनोस, प्रोलिफरेशन ऑफ थोरियम। ठीक है, अब आपको एग्जाम प्रेशर में आप इस क्वेश्चन को देख करके समझने का प्रयास करिए। लोग कहते हैं, जो ट्रिक्स बताते हैं कि जब दो स्टेटमेंट एक जैसे हो तो उन्हीं में से कोई एक सही आंसर होता है, बट यहाँ तो दो स्टेटमेंट दोनों दो दो के पेयर में है, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन, प्लोरिफिलेशन प्लोरिफिलेशन। एक आपका टाइगर है, राइनो है, दोनों को जरूरत है प्रोटेक्शन की। फिर यूरेनियम थोरियम आपके रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं, और आइसोटोप आपको नाम से भी लग रहा है कि कुछ रेडियो एक्टिव टाइप का होगा, है ना। तो ये फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं, आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते, इसमें अंधी तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, तो राइजोटोप प्रोजेक्ट बेसिकली राइनो के हॉर्न्स में क्या करते हैं हम, बेसिकली क्या होता है कि राइनोस की पोचिंग बहुत होती है, इनको मारा जाता है ताकि इनके हॉर्न्स को यूज किया जा सके डेकोरेटिव पर्पस के लिए और बहुत सारे पर्पस के लिए। तो इनको बचाने के लिए क्या किया जाता था कि इनको डीहॉर्न कर दिया जाता था ताकि इनके हॉर्न काट दिए जाए। जब इनके हॉर्न काट दिए जाएंगे तो पोचर्स के लिए इनका सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा। पोचर्स यानी कि जो इनको मारते हैं, तो फिर वो इनको मारेंगे नहीं। लेकिन ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबल प्रैक्टिस नहीं थी, तो अब क्या किया गया, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ पे जो है
है इनके हॉर्न में लगा दिया जाता है, ताकि जब भी इनके हॉर्न को काटा जाएगा, कहीं लेके जाएंगे, तो बॉर्डर चेकिंग वगैरह पे रेडियो एक्टिव मटेरियल वहां पे डिटेक्ट हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि भैया इनके बैग में जो है राइनो का हॉर्न रखा हुआ है, या हम ट्रेस कर लेंगे कि राइनो का हॉर्न कहाँ पे है। इस तरीके से चीजें की जा रही हैं। तो इसी को हम, साउथ अफ्रीका में ये काम हो रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं क्या, राइसोटोप प्रोजेक्ट। ठीक है, राइसोटोप प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2021 में शुरू किया गया था, वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ पे की जा रही हैं। ठीक है, और ये रेडियो एक्टिव मटेरियल जो यहाँ पे इंजेक्ट किया जा रहा है वो 5 साल तक माना जा रहा है कि वो रहेगा। और जो आपका डी हॉर्निंग है उससे तो काफी ज्यादा आसान तरीका है, क्योंकि डी हॉर्निंग आपको हर 18 महीने में करनी पड़ती थी। एक बार आपने उसके हॉर्न्स काटे, फिर आप 18 महीने दोबारा आपको काटने पड़ेंगे, है ना, जो कि कहीं ना कहीं सस्टेनेबल प्रैक्टिस नहीं थी। बात समझ रहे हैं आप? तो ये इतनी सी बात थी, आपको ध्यान रखनी है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, वन लाइनर वनडे एग्जाम के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। इंडिया के नए फॉरेन सेक्रेटरी, जिस पोस्ट पे पहले हमारे जो इस समय एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, वो इस पोस्ट पे रहे हैं। तो आपको बताना है कि पहले इस समय कौन बना है नया फॉरेन सेक्रेटरी, जो कि 15 जुलाई से टेक ओवर करने वाले हैं। विनय मोहन क्वात्रा, एनके मिश्रा, विक्रम मिश्री। तो दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा आपके इस समय हैं, इन्हीं को हटा करके अब 15 जुलाई से विक्रम मिश्री आपके जो है बनने वाले हैं। ठीक है, ये विक्रम मिश्री साहब की फोटो है। इस समय डेप्टी एनएसए हैं, जो कि अजीत डोवाल साहब एनएसए है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्हीं के डेप्यूटी हैं ये विक्रम मिश्री। ठीक है, ये हमारे नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी बनने वाले हैं। इनका एक तरीके से एक्सपर्टीज किस में है, इंडो चाइना रिलेशंस में, क्योंकि लंबे समय तक चाइना के एम्बेसडर रहे हैं इंडिया की तरफ से। 1989 बैच के आईएफएस ऑफिसर ये हैं। बात समझ में आ गई? वनडे एग्जाम वाले, बहुत ज्यादा जरूरी न्यूज है, ध्यान रखनी है आपको। अगली न्यूज क्या है आपकी, पोर्ट टैलबॉट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। पोर्ट टैलबॉट कहां पे है? डेनमार्क में, थाईलैंड में, नॉर्वे में, यूके में। क्यों भाई, न्यूज में क्यों है? आपका द हिंदू में ये आया है, स्ट्राइक कॉल, टाटा स्टील में शट पोर्ट टैलबॉट ब्लास्ट फर्नेसेस अर्ली। तो भैया ये आप बहुत ही खूबसूरत जगह है पोर्ट टैलबॉट, जहां पे टाटा स्टील ने अपने ब्लास्ट फर्नेसेस लगा रखे हैं। वहां पे कुछ स्ट्राइक वगैरह चल रही है, जिस वजह से इसको बंद करने के लिए बात कर रहा है टाटा स्टील। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपका दुनिया का नक्शा, दुनिया के नक्शे में ये रहा आपका यूके, यूके में ये रहा आपका लंदन, और एकदम इधर आपका वेल्स के साइड में क्या पड़ रहा है, आपका पोर्ट टैलबॉट। ठीक है, बस इतनी बात है। मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज थी, इस वजह से आपके कवर की गई है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यूके। चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने आखिरी न्यूज के ऊपर, आखिरी क्वेश्चन के ऊपर आज की। यादन्या कसादा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री एंड बाय फॉलोअर्स ऑफ विच रिलीजन। अब फिर से फंसाने वाले ऑप्शंस है, क्वेश्चन इजी है, वन लाइनर है, बट ऑप्शंस आप देखिए, 2 कंट्रीज इंडोनेशिया और इजराइल, और 4 कम्युनिटीज हिंदू, मुस्लिम, ज्यूस, क्रिश्चियन। बताइए यदन्या कसाडा फेस्टिवल कौन सेलिब्रेट करता है? और जिसको नहीं पता है 99% चांस है कि वो गलत करेगा, अंधे तुक्का इसमें नहीं चलता है ऐसे क्वेश्चंस में। मेरा मकसद ये भी है यूपीएससी के हर तरीके के क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आना, और फिर आपको बताना कि आपको कहां पे अंधी तुक्का मारना है, कहां पे नहीं मारना है, जहां पे आप नेगेटिव चले जाओगे। ठीक है, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो बिना लाइक किए नहीं जाना है, और बिना फीडबैक दिए भी नहीं जाना है। खैर, तो ये आपका एक फोटो आई है, फोटो में क्या लिखा हुआ है, टेंगरीज हिंदू वर्शिपर्स and villagers climb Mount Bromo and gather at its top during the Yadna Kasada festival in Probolinggo, ईस्ट जावा, इंडोनेशिया। सारे सवालों के जवाब यहीं पे मिल गए। ये एक फेस्टिवल है जहां पे ये लोग अपना डिवोशन दिखाते हैं और अपने एंसेस्टर और गॉड को अपना ग्रेटिट्यूड देते हैं। ठीक है, तो माउंट ब्रोमो पे जाते हैं। ये माउंट ब्रोमो का इंडोनेशिया में। यदना कसादा फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? इंडोनेशिया में मनाया जाता है। कौन मनाते हैं? हिंदू लोग मनाते हैं। अब ये तो बेसिक बात हो गई, देख लीजिए यहाँ पे ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल है। टेंगरीज पीपल मनाते हैं। टेंगरीज मतलब एक तरीके के एथनिक सब ग्रुप है जावानीज पीपल का, जो कि बाय रिलीजन हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं बेसिकली। ठीक है, और ये आपका कब मनाया जाता है? 14th डे ऑफ द मंथ ऑफ कसाडा इन द कसाटा नहीं कसाड़ा इन द ट्रेडिशनल टेंगर कैलेंडर। यहाँ का जो जैसे हमारे विक्रम संवत ट्रेडिशनल कैलेंडर होता है, विक्रम कैलेंडर, वैसे यहाँ पे जो है आपका टेंगर कैलेंडर यहाँ पे ट्रेडिशनल है। ठीक है, चलिए भाई ये बात हो गई। इसके बाद हम देखेंगे और क्या, माउंट ब्रोमो के बारे में। माउंट ब्रोमो आपका टेंगर माउंटेन्स में। टेंगर माउंटेन का है? जावा इंडोनेशिया में है। टेंगर माउंटेन्स जावा इंडोनेशिया में, टेंगर माउंटेन्स के में ही आपका माउंट ब्रोमो है। ठीक है, बात ध्यान रखनी है आपको। यहाँ की कैपिटल फिलहाल क्या है? जकार्ता, इंडोनेशिया की, बट बहुत दिनों तक नहीं है। इसी अगस्त में इनॉग्रेट होने वाली है नई कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं नुसंतारा। ठीक है, क्योंकि राइजिंग सी लेवल की वजह से एक्सपेक्टेड है कि जल्दी आपका जकार्ता सी के नीचे सबमर्ज हो जाएगा आने वाले कुछ समय में।
इसी वजह से नई प्लान्ड सिटी बनाई गई नुसंतारा, जो कि इस अगस्त में उम्मीद है कि इनॉग्रेट होकर के नई कैपिटल बन जाएगी। अच्छा, कैपिटल ही खाली चेंज नहीं हो रही है, प्रेसिडेंट भी चेंज हो रहे हैं। इस समय तो जोको विडोडो हैं, बट ये अब इलेक्शन हार चुके हैं। नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन है? वो है आपके प्रबोवो, ठीक है, प्रबोवो इनका नाम है एक तरीके से, ठीक है। आपके ये इनको जो है शपथ दिलाई जाएगी 20 अक्टूबर को। 20 मार्च को नतीजे आए हैं और प्रबोवो साहब इलेक्शन जीत गए हैं, लेकिन अभी इनको शपथ दिलाई नहीं गई है। 20 अक्टूबर को दिलाई जाएगी। तो फिलहाल के लिए जोको विडोडो काम कर रहे हैं, बट नए प्रेसिडेंट कौन होने वाले हैं? प्रबोवो साहब। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ये आपका दोस्तों इंडोनेशिया का मैप है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, थाईलैंड के नीचे, सिंगापुर के नीचे। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए भाई, मैप अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो को बंद कर दीजिएगा। यहीं तक आपका हमारा साथ था आज के लिए। मिलेंगे आपसे कल ऐसे ही शानदार करंट अफेयर और एमसीक्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।